मैं डुओलुओ दुनिया डुलुओ दालू में रीइनकार्नेट हुआ, लेकिन इंसान नहीं, एक मामूली ब्लू सिल्वर ग्रास बनकर। सोच रहा था कि जिंदगी शुरू होते ही गेम ओवर हो जाएगी, लेकिन तभी सिस्टम ऑन, और मेरे सामने आ गए 5 हेक्सटेक बफ्स, जिनमें से मुझे सिर्फ 3 चुनने थे। सिस्टम बोला, ऑप्शन 1 डीमन कॉन्ट्रैक्ट, अपनी उम्र कुर्बान करो और बदले में सीधे कल्टीवेशन पाओ, लेकिन बाद में मेडिटेशन करके पावर नहीं बढ़ा सकते। ऑप्शन 2 गोल्डन एग, एक गोल्डन एग मिलेगा जिसे फूटने में 11 साल लगेंगे। अंदर क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन रिवॉर्ड बेहद तगड़ा होगा। ऊपर से हर टाइटल डुलुओ या 100,000 साल पुराने सोल बीस्ट को मारने पर एग की टाइमर 1 साल कम हो जाएगी। ऑप्शन 3 डिवाइन फॉर्ज, तुरंत एक गॉड टियर आर्टिफैक्ट फॉर्ज मिल जाएगा जो समय समय पर डिवाइन वेपन्स बनाएगा। ऑप्शन 4 9 लाइव्स, बिल्ली की तरह 9 जिंदगियां, हर बार मरोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, जितनी कम लाइव्स बचेंगी रिवॉर्ड उतना ही ओपी होगा। ऑप्शन 5 हेज फंड, सीधे 30 लाख गोल्ड सोल कॉइन्स और हर साल अतिरिक्त इनकम। मैंने एक नजर डाली और तुरंत बोला, भाई पैसे रख लो अपने पास। डुलुओ दालू में पैसा सब कुछ नहीं होता। 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल क्लैन जैसी अमीर ताकतें भी टॉप सोल बोन्स नहीं खरीद पाती। आखिर में पावर ही किंग होती है। अब बच गए डीमन कॉन्ट्रैक्ट, गोल्डन एग, डिवाइन फॉर्ज और 9 लाइव्स। पहले डीमन कॉन्ट्रैक्ट देखकर मेरी आंखें चमक उठी। अगर कोई इंसान इसे चुनता तो यह ट्रैप होता, क्योंकि उम्र देकर कल्टीवेशन लेना मतलब फ्यूचर बर्बाद करना। लेकिन मैं इंसान नहीं था, मैं तो सोल बीस्ट था। सोल बीस्ट्स की उम्र वैसे भी हजारों लाखों साल होती है। ज्यादातर बूढ़े होकर नहीं मरते, बल्कि हेवनली ट्रिब्यूलेशन या हंटर्स के हाथों मरते हैं। मतलब मेरे लिए उम्र लगभग अनलिमिटेड रिसोर्स थी। गोल्डन एग भी कमाल का लग रहा था। कौन जाने अंदर कोई डिवाइन बीस निकले, गॉड लेवल ब्लड लाइन मिले या कोई चीट रिवॉर्ड। डिवाइन फोर्ज अच्छा था, लेकिन मैंने ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। वेपन कितना भी ओपी हो, यूजर कमजोर हो तो वेपन भी बेकार है। पहले बॉडी स्ट्रांग बनानी होगी। फिर मेरी नजर पड़ी 9 लाइव्स पर, और बस वही गेम डिसाइड हो गया। डुलुओ वर्ल्ड में हर 1000 साल पर सोल बीस्ट्स को हेवनली ट्रिब्यूलेशन झेलनी पड़ती है। फेल हुए तो सीधा आरआईपी। लेकिन अगर मेरे पास 9 लाइव्स हों तो हेवनली ट्रिब्यूलेशन भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऊपर से हर मौत पर रिवॉर्ड अलग। आखिरी लाइफ बचने पर डिवाइन आर्टिफैक्ट मिलने का भी चांस था। यह तो प्योर चीट कोड था। मैंने बिना 1 सेकंड गंवाए कहा, सिस्टम, मैं ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 चुनता हूं। डिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट। डीमन कॉन्ट्रैक्ट अक्वायर्ड, गोल्डन एग अक्वायर्ड, 9 लाइव्स अक्वायर्ड, गोल्डन एग हैचिंग टाइम रिमेनिंग 11 years। जैसे ही सिलेक्शन खत्म हुआ, मेरे शरीर में जबरदस्त बदलाव शुरू हो गया। अब मैं नेचर एनर्जी अब्सॉर्ब करके कल्टीवेशन नहीं बढ़ा सकता था। लेकिन सच कहूं तो एक लो लेवल ब्लू सिल्वर ग्रास के लिए मेडिटेशन की स्पीड वैसे भी पेचुए से भी धीमी थी। मैंने तुरंत एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। डीमन कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट, 10,000 साल की उम्र सैक्रिफाइस करो। अगले ही पल मेरी लाइफ फोर्स पागलों की तरह घटने लगी, लेकिन साथ ही मेरी कल्टीवेशन रॉकेट की तरह ऊपर जाने लगी। कुछ ही मिनटों में 0 साल से सीधा 5,000 साल की कल्टीवेशन। मेरे नीले पत्ते मोटे और मजबूत हो गए। मेरी जड़ें जमीन के अंदर दूर दूर तक फैल गईं। चारों तरफ की दुनिया पहले से कहीं ज्यादा साफ महसूस होने लगी। फिर मुझे एक और शॉक लगा। मैंने पाया कि डीमन कॉन्ट्रैक्ट का इफेक्ट एक इन्फिनिट लूप बना रहा था। लाइफ फोर्स खर्च हो रही थी, कल्टीवेशन बढ़ रही थी, कल्टीवेशन बढ़ते ही लाइफ फोर्स फिर बढ़ रही थी, और नई लाइफ फोर्स फिर कॉन्ट्रैक्ट में सैक्रिफाइस हो रही थी, फिर कल्टीवेशन और बढ़ रही थी। कुछ देर बाद मैं जोर से हंस पड़ा। डॉट। अरे सिस्टम भाई, ये तो बग नहीं, पूरी की पूरी अनलिमिटेड कल्टीवेशन ग्लिच है। और उसी पल ब्लू सिल्वर ग्रास के रूप में मेरी लेजेंडरी जर्नी सच में शुरू हो गई। मैं डुओलुओ दुनिया डुओलुओ में लगातार डीमन कॉन्ट्रैक्ट को एक्टिवेट करके अपनी उम्र सैक्रिफाइस करता रहा। मेरी ऑरा पागलों की तरफ बढ़ने लगी। 6,000 साल, 8,000 साल, 10,000 साल, 20,000 साल, मेरे शरीर से निकलती भयानक सोल पावर चारों तरफ फैल गई। आसपास की ब्लू सिल्वर ग्रास उस दबाव में झुक गई और सिर तक नहीं उठा पा रही थी। ब्लू सिल्वर ग्रास के पवित्र क्षेत्र के केंद्र में एक 80,000 साल पुराना ओल्ड ब्लू सिल्वर किंग मौजूद था। उसने इस असामान्य ऊर्जा को महसूस किया
और तुरंत अपनी स्पिरिचुअल सेंस फैलाकर जांच की। जैसे ही उसने मुझे देखा, वह पूरी तरह स्तब्ध रह गया। एक साधारण ब्लू सिल्वर ग्रास का शरीर अब मोटी बेलों में बदल चुका था और उसकी सतह पर सुनहरे रंग के रहस्यमय निशान उभर आए थे। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। सिर्फ आधे घंटे के अंदर मेरी कल्टीवेशन 50,000 साल पार कर गई थी। मेरी साधारण ब्लू सिल्वर ग्रास ब्लड लाइन सफलतापूर्वक विकसित होकर ब्लू सिल्वर किंग ब्लड लाइन में बदल गई। 50,000 साल की कल्टीवेशन पार करते ही मैं पूरी तरह पौधे की अवस्था से मुक्त हो गया। मैंने सोल पावर से एक मानव रूप तैयार किया, एक सुंदर किशोर का रूप। सफेद चमकती त्वचा, बर्फीले नीले बाल, बोल्ड टॉपर चेहरा और एक रहस्यमय दिव्य आभा। ब्लू सिल्वर किंग बनने के बाद मुझे एक नई क्षमता प्राप्त हुई, कमांड ऑफ ऑल ग्रास। अब मैं दुनिया की लगभग सभी ब्लू सिल्वर ग्रास को आदेश दे सकता था। ये क्षमता केवल मुझसे अधिक शक्तिशाली ब्लू सिल्वर किंग के सामने कमजोर पड़ती थी। तभी ओल्ड ब्लू सिल्वर किंग ने स्पिरिचुअल प्रोजेक्शन बनाकर पूछा, तुम अचानक ब्लू सिल्वर किंग कैसे बन गए? यह असंभव है। उसकी आवाज कांप रही थी। एक 100 साल पुरानी साधारण ब्लू सिल्वर ग्रास सिर्फ आधे घंटे में 50,000 साल की कल्टीवेशन हासिल करके ब्लू सिल्वर किंग बन जाए। अगर ये खबर स्टारडू फॉरेस्ट में फैल गई तो पूरा जंगल हिल जाएगा। लेकिन मेरी कल्टीवेशन अभी भी रुक नहीं रही थी। मैंने उसकी बात पूरी तरह नजरअंदाज कर दी। मैं शक्ति की उस लहर में डूबा हुआ था। लाइफ फोर्स खत्म होती, कल्टीवेशन बढ़ती, फिर कल्टीवेशन बढ़ने से लाइफ फोर्स वापस आती और दोबारा सैक्रिफाइस हो जाती। ये चक्र लगातार चलता रहा। 60,000 साल, 70,000 साल, 80,000 साल। मेरे शरीर से निकलने वाली सुनहरी रोशनी और भी चमकदार हो गई। सोल पावर तूफान की तरह चारों ओर फैलने लगी। ओल्ड ब्लू सिल्वर किंग अब डर के मारे जमीन पर झुक गया। उसका शरीर कांप रहा था। जब मेरी कल्टीवेशन 90,000 साल तक पहुंची, तब मेरी ब्लड लाइन प्रेशर पूरे क्षेत्र में फैल गई। आसपास के कमजोर सोल बीस्ट्स भय से जमीन पर सिर झुकाकर लेट गए। कोई भी हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। आखिरकार जब मेरे शरीर पर मौजूद सुनहरे निशान पूरी तरह ब्लू गोल्ड रंग में बदल गए, मैंने सफलतापूर्वक 100,000 साल की कल्टीवेशन प्राप्त कर ली। पूरी प्रक्रिया में मुझे किसी भी बॉटलनेक का सामना नहीं करना पड़ा। जैसे ही मेरी कल्टीवेशन स्थिर हुई, ब्लू सिल्वर किंग ब्लड लाइन ने अंतिम एवोल्यूशन पूरी कर ली। मैं ब्लू सिल्वर एम्पायर बन चुका था। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। मेरे भीतर शक्ति का अथाह महासागर उमड़ रहा था। हालांकि मैं अभी भी टाइटन जायंट 8 और एजोर बुल पाइथन जैसे 100,000 साल पुराने सोल बीस्ट से कमजोर था, लेकिन अपने पुराने स्वरूप की तुलना में मैं पूरी तरह अलग स्तर पर पहुंच चुका था। तभी मैंने अपने शरीर के अंदर एक नीले क्रिस्टल को महसूस किया। यह सोल कोर था, एक ऐसा सोल कोर जो केवल 100,000 साल पुराने सोल बीस्ट्स के पास होता है। यही सोल रिंग्स और सोल बोन्स के जन्म का मूल स्रोत था। मैंने अपनी नई शक्ति का परीक्षण करने का फैसला किया। मैंने धीरे से कहा, ब्लू सिल्वर डोमेन। एक विशाल डोमेन चारों दिशाओं में फैल गया। मेरी चेतना पूरे महाद्वीप की ब्लू सिल्वर ग्रास से जुड़ने लगी। मैं उनसे संवाद कर सकता था, उन्हें आदेश दे सकता था। लेकिन कुछ अजीब था। मैं उन्हें 100% नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। नियंत्रण केवल 99% तक ही पहुंच रहा था। मैंने भौहें सिकोड़ ली। ये क्या मामला है? मैंने नीचे पड़े ओल्ड ब्लू सिल्वर किंग की ओर देखा। मरने का नाटक बंद करो और जवाब दो। मैं ब्लू सिल्वर क्लैन का एकमात्र एम्पायर कैसे बन सकता हूं? ओल्ड ब्लू सिल्वर किंग तुरंत कांपते हुए बोला, महाराज, आपकी कल्टीवेशन को पूर्व एम्पायर के रूपांतरण से पहले वाले स्तर को पार करना होगा। साथ ही आपको 100,000 साल के सोल बीस्ट की पहली हेवनली ट्राइब्यूलेशन भी पार करनी होगी। जब आप स्वर्गीय बिजली की परीक्षा से गुजरकर अपने जीवन स्तर को पूरी तरह बदल लेंगे, तब आप ब्लू सिल्वर क्लैन के एकमात्र और सच्चे एम्पायर बन जाएंगे। मैं तुरंत समझ गया, पुराना एम्पायर पूरी तरह हटे बिना नया एम्पायर आधिकारिक रूप से सिंहासन नहीं ले सकता। लेकिन मुझे इसकी बिल्कुल चिंता नहीं थी। मेरे पास 9 लाइव्स हेक्स था। यही मेरी सबसे बड़ी सुरक्षा थी। अगर ट्राइब्यूलेशन में मर भी गया तो सिर्फ एक लाइफ खोऊंगा, फिर से जीवित हो जाऊंगा और ऊपर से अतिरिक्त रिवॉर्ड भी मिलेगा। मैंने पूछा, पुराना एम्पायर जंगल छोड़कर कब गया था? ओल्ड ब्लू सिल्वर किंग ने जवाब दिया, ज्यादा समय नहीं हुआ। उसे जंगल के बाहर 2 मानव सोल मास्टर्स मिले थे। जिज्ञासा के कारण उसने अपनी पहचान छिपाकर उनके साथ महाद्वीप की यात्रा शुरू कर दी।
ये सुनते ही मेरी आंखों में चमक आ गई। मैं तुरंत समझ गया, ये वही समय था जब आहीन की मुलाकात टैंग हाओ और टैंग शाओ से हुई थी। इस समय टैंग सैन अभी पैदा भी नहीं हुआ था और आहीन तथा टैंग हाओ के बीच अभी गहरा रिश्ता भी नहीं बना था। मैं ब्लू सिल्वर क्लैन का एम्पायर था। मैं किसी भी कीमत पर ब्लू सिल्वर एम्पायर को इंसान के प्रेम में पड़ने नहीं दे सकता था। डोलुओ दालू के इतिहास में जितने भी सोल बीस्ट्स इंसानों से प्रेम कर बैठे, उनमें से लगभग सभी का अंत बेहद दुखद हुआ। आहीन का बलिदान इसका सबसे बड़ा उदाहरण था। मैंने शांत स्वर में कहा, तुम थोड़ा दूर हट जाओ, मैं अभी हेवनली ट्रिब्यूलेशन का सामना करने वाला हूं। यह सुनकर ओल्ड ब्लू सिल्वर किंग का चेहरा पीला पड़ गया। वो घबराकर चिल्लाया, महाराज ऐसा मत कीजिए। ब्लू सिल्वर क्लैन की ब्लड लाइन .s। ओल्ड ब्लू सिल्वर किंग घबराकर बोला, महाराज भले ही आपकी वर्तमान शक्ति असाधारण हो, फिर भी हेवनली ट्रिब्यूलेशन को पार करना लगभग असंभव है। पूर्व ब्लू सिल्वर एम्परर ने भी उस समय ट्रिब्यूलेशन से बचने के लिए ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता चुना था। मैं शांत स्वर में बोला, मुझे हेवनली ट्रिब्यूलेशन के खतरे का पूरा ज्ञान है। मेरे पास अपनी योजना है। तुम वापस जाकर एंसेस्टर लैंड और क्लैन मेंबर्स की रक्षा करो। ध्यान रखना कि ट्रिब्यूलेशन की शॉकवेव से किसी को नुकसान ना पहुंचे। ओल्ड ब्लू सिल्वर किंग तुरंत बोला, मैं भी अपनी स्पिरिचुअल पावर से डोमेन फैलाकर सभी की रक्षा करूंगा। मैंने सिर हिलाया। अगर मैं अपने ही क्लैन की रक्षा नहीं कर सकता तो फिर एम्परर कहलाने का अधिकार भी नहीं रखता। इसके बाद मैंने कोई और बात नहीं की। मैंने डीमन कॉन्ट्रैक्ट को पूरी शक्ति से चलाना शुरू कर दिया। मुझे अच्छी तरह पता था कि मेरी वर्तमान फिजिकल बॉडी हेवनली ट्रिब्यूलेशन को झेल नहीं पाएगी। इसीलिए मैंने पहले से ही एक लाइफ खोने की तैयारी कर रखी थी। साथ ही मैं ये भी देखना चाहता था कि 9 लाइव्स हेक्स एक लाइफ खोने पर आखिर किस तरह का रिवॉर्ड देता है। मैं लगातार अपनी लाइफ फोर्स सैक्रिफाइस करता रहा। मेरी कल्टीवेशन बढ़कर 100,100 साल तक पहुंच गई। उसी क्षण आसमान का रंग बदल गया। काले बादल चारों दिशाओं से उमड़ पड़े। अनगिनत बिजली की धाराएं बादलों के भीतर पागलों की तरह गरजने लगी। एक भयानक हेवनली प्रेशर सीधे मेरे ऊपर आकर टिक गई। ब्लू सिल्वर डोमेन। मैंने तुरंत अपना डोमेन फैला दिया। एक विशाल ब्लू गोल्ड बैरियर पूरे ब्लू सिल्वर एंसेस्टर लैंड को ढकते हुए फैल गई। सभी क्लैन मेंबर्स सुरक्षित हो गए। इसके बाद मेरा स्पिरिचुअल प्रोजेक्शन आसमान की ओर उड़ गया। अब मैं सीधे हेवनली ट्रिब्यूलेशन का सामना करने वाला था। ब्लू सिल्वर एम्परर बनने के बाद मैंने पावरफुल रीजेनरेशन और फ्लाइट एबिलिटी भी प्राप्त कर ली थी। जैसे ही हेवनली ट्रिब्यूलेशन की ऊर्जा फैली, पूरा स्टारडो फॉरेस्ट कांप उठा। सभी लो लेवल सोल बीस्ट्स जमीन पर लेट गए। कोई भी सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कोर एरिया के बाहर स्थित लाइफ लेक में विशाल लहरें उठने लगी। 100,000 साल पुराना एजुर बुल पाइथन बाहर निकला और गंभीर नजरों से आकाश को देखने लगा। सोल बीस्ट 100,000 ईयर ट्रिब्यूलेशन को चुनौती दे रहा है। उसके पास टाइटन जायंट एप भी खड़ा था। किनारे पर शाओवू की मां और अभी तक ह्यूमन फॉर्म में न बदली हुई शाओवू भी मौजूद थी। टाइटन जायंट एप बोला, मैं पास जाकर देखना चाहता हूं। शाओवू की मां ने सिर हिलाया। जाओ, लेकिन सावधान रहना। हेवनली थंडर की शॉकवेव से दूर रहना। उसी समय लाइफ लेक की गहराइयों में छिपे बीस्ट गॉड, हेल ड्रैगन किंग, जीजी, जेड स्वान बीजी, 10,000 डीमन किंग और अन्य टॉप फियर्स बीस्ट्स भी इस परिवर्तन को महसूस कर चुके थे। जीजी ने धीरे से कहा, एक और सोल बीस्ट हेवनली ट्रिब्यूलेशन पार करने की कोशिश कर रहा है। बीजी ने 10,000 डीमन किंग की ओर देखा। तुम प्लान टॉप सोल बीस्ट्स के लीडर हो, क्या पता लगा सकते हो कि कौन ट्रिब्यूलेशन झेल रहा है? 10,000 डीमन किंग ने आंखें बंद करके महसूस किया। कुछ क्षण बाद उसने कहा, यह ब्लू सिल्वर ग्रास क्लान है। उनके बीच एक नया ब्लू सिल्वर एम्परर जन्मा है। बेयर लॉर्ड जोर से हंस पड़ा। एक साधारण घास हेवनली ट्रिब्यूलेशन को चुनौती दे रही है। कितना हास्यास्पद है। किसी भी फियर्स बीस्ट ने सहायता करने का विचार नहीं किया। ब्लू सिल्वर क्लैन की फॉरेस्ट में ज्यादा प्रतिष्ठा नहीं थी। उनका कोर एरिया के शक्तिशाली बीस्ट से लगभग कोई संबंध नहीं था। सभी दूर बैठकर इस नए ब्लू सिल्वर एम्परर का अंत देखने लगे।
आकाश में मैं हवा में खड़ा होकर बादलों को घूर रहा था। मैंने जोर से चिल्लाया, आजा, मैं भी देखता हूं कि ये तथाकथित हेवनली माइट इतनी शक्तिशाली है। मेरी चुनौती सुनते ही ट्रिब्यूलेशन पूरी तरह क्रोधित हो गई। अनगिनत बिजली एक स्थान पर इकट्ठा होने लगी। कुछ ही क्षणों में एक विशाल थंडर ड्रैगन प्रकट हुआ। उसके पंजे, सींग और शरीर पूरी तरह बिजली से बने हुए थे। विनाशकारी शक्ति से भरा हुआ वो सीधे मेरी ओर झपटा। बहुत बढ़िया। मैंने अपना हाथ उठाया। ब्लू गोल्ड एनर्जी से एक विशाल भाला प्रकट हुआ, ब्लू सिल्वर ओवरलॉर्ड स्पीयर। मैंने पूरी ताकत से थंडर ड्रैगन की ओर हमला किया। धड़ाम! भाला और थंडर ड्रैगन टकरा गए। आसमान और धरती कांप उठे। लेकिन अगले ही पल मेरा ब्लू सिल्वर ओवरलॉर्ड स्पीयर टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। थंडर ड्रैगन की शक्ति बस थोड़ी सी कमजोर हुई। वो अब भी मेरी ओर बढ़ रहा था। मैंने तुरंत हजारों ब्लू सिल्वर वाइन्स बुला ली। उन्होंने मिलकर एक विशाल डिफेंसिव वॉल बना दी। लेकिन मेरे दिल में एक आह निकल गई। ब्लू सिल्वर ग्रास की बुनियाद ही कमजोर थी और स्वाभाविक रूप से लाइटनिंग के सामने उसकी कमजोरी और भी बढ़ जाती थी। 9 लाइव्स मुझे शायद 900,000 साल तक पहुंचा सकती थी, लेकिन उसके बाद 1 मिलियन साल की गॉड लेवल ट्रिब्यूलेशन तो और भी भयावह होगी। यहां तक कि बीस्ट गॉड डाइटियान भी उसे पार नहीं कर पाया था। ऊपर से डिवाइन रेल्म के गॉड्स भी सोल बीस्ट से शत्रुता रखते थे। भविष्य में गॉडहुड हासिल करने पर मुझे उनके हमलों का भी सामना करना पड़ेगा। मैंने अपने शरीर के भीतर छिपी विशेष ब्लड लाइन को महसूस किया। अगर भविष्य में मैं उसे पूरी तरह जगा सका तो शायद हेवनली ट्रिब्यूलेशन भी मेरे लिए कोई समस्या नहीं रहेगी। फिलहाल मुझे उम्मीद थी कि भविष्य के हेक्स चॉइसेस में ब्लड लाइन से जुड़े शक्तिशाली बफ्स मिलेंगे। इसी बीच थंडर ड्रैगन सीधे वाइन वॉल से टकरा गया। धड़ाम! हजारों बेलें एक ही पल में जलकर राख हो गई। इसके बाद पूरी थंडर पावर मेरे शरीर पर आ गिरी। अकल्पनीय पीड़ा ने मुझे घेर लिया। मेरी लाइफ फोर्स तेजी से समाप्त होने लगी। मेरा शरीर आसमान से गिरने लगा और फिर मेरी चेतना अंधेरे में डूब गई। मैं मर चुका था। लेकिन उसी क्षण 9 लाइव्स हेक्स का रून चमक उठा। एक लाइफ कम हो गई। आसमान में मौजूद ट्रिब्यूलेशन क्लाउड्स ने मुझे मृत समझ लिया। वे धीरे धीरे गायब होने लगे। उधर एक रहस्यमयी रूल पावर ने मेरे शरीर को घेर लिया। सभी घाव भरने लगे। जली हुई त्वचा वापस सामान्य हो गई। कुछ ही सेकंड बाद मैं पूरी तरह स्वस्थ अवस्था में पुनर्जीवित हो गया। फुल हेल्थ, फुल पावर। मैंने गहरी सांस ली। आखिर बच ही गया। मरने का अनुभव सचमुच बहुत बुरा होता है। दूर पहाड़ की चोटी पर खड़ी बीजी यह सब देखकर स्तब्ध रह गई। वो तो मेरे गंभीर रूप से घायल होने पर हीलिंग देने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कोई सोल बीस्ट मृत्यु के बाद तुरंत पुनर्जीवित हो सकता है। यहां तक कि जेड स्वान क्लैन भी ऐसा चमत्कार नहीं कर सकता था। जीजी की आंखों में उत्सुकता चमक उठी। यह ब्लू सिल्वर एम्परर बहुत सारे रहस्य छिपाए हुए है। क्या हमें जाकर उससे मिलना चाहिए? बीजी ने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से सिर हिलाया। अभी नहीं। उसे परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। यदि भविष्य में वो 2000 साल के फियर्स बीस्ट स्तर तक पहुंच गया तो हमारी मुलाकात अवश्य होगी। हेवनली ट्रिब्यूलेशन पार करने के बाद मेरी आंखों में पहले से कहीं अधिक चमक आ गई थी। मेरी ऑरा और प्रेजेंस पूरी तरह बदल चुकी थी। तभी अचानक एक विशालकाय छाया आसमान से उतरी। धड़ाम! टाइटन जायंट एप ईआरमिंग सीधे ब्लू सिल्वर एंसेस्टर लैंड के सामने आ खड़ा हुआ। उसका विशाल शरीर किसी पर्वत की तरह दिखाई दे रहा था। उसकी भयानक प्रेशर से आसपास की ब्लू सिल्वर ग्रास कांपने लगी। यहां तक कि ओल्ड ब्लू सिल्वर किंग भी मुश्किल से खड़ा रह पा रहा था। मैंने तुरंत ब्लू सिल्वर डोमेन को पूरी ताकत से सक्रिय कर दिया और क्लैन मेंबर्स पर पड़ रहे प्रेशर को निष्क्रिय कर दिया। ईआर मिंग ने मुझे ध्यान से देखा और कहा, मैंने आज तक किसी ब्लू सिल्वर ग्रास को 1000 ईयर हेवनली ट्रिब्यूलेशन पार करते नहीं देखा। तुम्हारी ताकत काफी दिलचस्प है। मेरे साथ एक लड़ाई लड़ो। मैं मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे पास एजर बुल पाइथन डामिंग जैसा शक्तिशाली भाई है, उससे स्पैरिंग क्यों नहीं करते? ईआर मिंग की आंखों में आश्चर्य झलक गया। तुम मेरे बड़े भाई को जानते हो? मैंने हंसते हुए कहा, अगर सच में लड़ने का इतना ही शौक है
द ग्रेट स्टार डो फॉरेस्ट के ग्रेट फेरोशियस लैंड में जाकर किसी फियर्स बीस्ट को चुनौती दो। यारमिंग की भौहें सिकुड़ गईं, लेकिन उसकी लड़ने की इच्छा और भी बढ़ गई। लगता है तुम वाकई साधारण नहीं हो, तो फिर सावधान। अगले ही पल उसने अपने दोनों मुट्ठियां कस ली। उसका विशाल शरीर बिजली की गति से मेरी ओर झपटा। एक विशाल मुट्ठी हवा को चीरती हुई मेरी ओर आई। मैंने तुरंत ब्लू सिल्वर ओवरलॉन्ड स्पीयर को प्रकट किया और सामने से हमला किया। भाला और मुट्ठी की सीधी टक्कर हुई, लेकिन प्लांट टाइप सोल बीस्ट होने के कारण मेरी शारीरिक शक्ति अर्मिंग के सामने कमजोर थी। कुछ क्षणों की टक्कर के बाद ब्लू सिल्वर ओवरलॉर्ड स्पीयर पर दरारें पड़ गईं। फिर वो टुकड़ों में बिखर गया। अर्मिंग जोर से हंसा। तुम्हारी ताकत बुरी नहीं है। मैंने बिना घबराए ब्लू सिल्वर डोमेन को सक्रिय किया। टूट चुका भाला फिर से बन गया। इस बार वो पहले से कहीं अधिक मजबूत और कठोर था। उसी समय जमीन फटने लगी। हजारों ब्लू सिल्वर वाइन्स धरती से निकलकर अर्मिंग की ओर बढ़ीं। वे सैकड़ों सांपों की तरह उसके शरीर को जकड़ने लगीं। दोनों पक्षों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। विशाल वृक्ष गिरने लगे। सोल पावर की लहरें चारों ओर फैलने लगीं। जमीन पर गहरी दरारें बन गईं। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कि यह लड़ाई मेरे लिए आसान नहीं थी। अभी अभी ट्राइबुलेशन पार करने के बाद मेरी शक्ति लगभग मानव 93 थर्ड रैंक टाइटल डोलुओ के बराबर थी, जबकि अर्मिंग के पास 230,000 साल की कल्टिवेशन थी। उसकी ताकत लगभग लेवल 59 या लेवल 69 टाइटल डोलुओ के बराबर थी। हमारे बीच स्पष्ट अंतर मौजूद था। कुछ देर की लड़ाई के बाद अर्मिंग हंस पड़ा। तुम सचमुच प्रभावशाली हो। इतनी देर तक मेरे साथ लड़ पाना कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन प्लांट टाइप सोल बीस्ट्स की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि उनके पास इंस्टेंट किल अटैक नहीं होता। यह कहते हुए उसने जोर से जमीन पर पैर पटका। पीली ऊर्जा की एक विशाल लहर चारों ओर फैल गई। ग्रेविटी डोमेन। अगले ही पल 10 गुना गुरुत्वाकर्षण पूरे क्षेत्र पर उतर आया। मेरी ब्लू सिल्वर वाइन्स अचानक भारी हो गईं। एक एक करके वे टूटने लगीं और जमीन पर गिर गई। अर्मिंग धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगा। वो जानता था कि ब्लू सिल्वर एम्परर की रीजेनरेशन एबिलिटी बेहद शक्तिशाली है। अगर लड़ाई लंबी चली तो मैं बार बार रिकवर हो जाऊंगा। इसलिए उसने फैसला किया कि एक ही वार में मेरी जड़ शक्ति को नष्ट कर देना होगा। उसकी आंखें रक्तिम लाल हो गईं। उसके शरीर से पृथ्वी तत्व की पीली सोल पावर ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी। फिर उसने अपनी विशाल मुट्ठी पीछे खींची। उस मुट्ठी में इतनी शक्ति इकट्ठी हो गई कि आसपास का वातावरण तक कांपने लगा। हवा की भीषण लहरों ने जमीन से पत्थरों को उखाड़कर आसमान में उड़ा दिया। पूरे क्षेत्र में गूंजती गर्जना कानों के पर्दे हिला रही थी। ये अर्मिंग की पूरी शक्ति से किया गया हमला था। ऐसा लग रहा था मानो वो एक ही मुक्के से आसमान और धरती दोनों को चकनाचूर कर देगा। उसने क्रोधित होकर दहाड़ लगाई। मरने के लिए तैयार हो जाओ। 20 लाख साल 2000 ईयर की कल्टिवेशन पर पहुंचते ही ब्लू लिंकांग की ब्लू सिल्वर डोमेन में एक जबरदस्त एवोल्यूशन हुआ। पहले उसकी डोमेन में कई शक्तिशाली क्षमताएं थीं। प्लांट कंट्रोल, डोमेन डिटेक्शन, एनर्जी आइसोलेशन, फिजिकल प्रोटेक्शन, पॉइजन इम्यूनिटी, मेंटल इंटरफेरेंस रेजिस्टेंस और फॉरेस्ट लाइफ एनर्जी एब्जॉर्प्शन। वह आसपास के पौधों की जीवन शक्ति को अपने लिए उपयोग कर सकता था। प्लांट टाइप सोल बीस्ट्स पर उसकी ब्लड लाइन सप्रेशन लगभग एब्सोल्यूट थी, जबकि अन्य सोल बीस्ट्स पर इसका प्रभाव थोड़ा कम था। इसके अलावा ब्लू सिल्वर ग्रास के विशाल नेटवर्क की मदद से वह अपनी सोल पावर और लाइफ फोर्स को लगभग एंडलेस बनाए रख सकता था। लेकिन जब उसकी कल्टिवेशन 2000 साल पार करके फियर्स बीस्ट लेवल तक पहुंची, तब उसकी डोमेन ने एक बिल्कुल नई शक्ति प्राप्त की। अब वह सिर्फ पौधों की लाइफ एनर्जी ही नहीं, बल्कि अपने दुश्मनों की सोल पावर और फिजिकल स्ट्रेंथ भी छीन सकता था। हालांकि वह सीधे लाइफ स्पैन नहीं छीन सकता था, क्योंकि वह क्षमता इतनी ओवरपावर्ड थी कि अभी उसके नियंत्रण से बाहर थी। लेकिन उसके ब्लू सिल्वर वाइन्स अगर किसी दुश्मन को छू लें तो वे लगातार उसकी सोल पावर और स्टैमिना पर सोखकर ब्लू लिंकांग को ट्रांसफर कर सकती थीं। इस नई शक्ति को महसूस करते हुए ब्लू लिंकांग के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसने इसका नाम रखा लिविंग बीइंग डेप्रिवेशन, जीव शक्ति हरण। वह अर्मिंग को संभलने का मौका नहीं देना चाहता था। उसकी आंखें चमक उठीं। अगले ही पल उसकी 2000 ईयर ब्लू सिल्वर डोमेन अचानक सिकुड़कर पूरी तरह अर्मिंग के आसपास केंद्रित हो गई।
ग्रेविटी डोमेन के दबाव में झुकी हुई ब्लू सिल्वर ग्रास अचानक फिर से जीवित हो उठी। उनकी लाइफ फोर्स 10 गुना बढ़ गई। वे भारी दबाव को चीरते हुए सीधी खड़ी हो गई। सैकड़ों नहीं, हजारों ब्लू गोल्ड वाइन्स जमीन फाड़कर बाहर निकली। उन्होंने टाइटन जायंट एप एयर मिंग के पर्वत जैसे हाथों, पैरों और शरीर को कसकर जकड़ लिया। मुझे छोड़ो, एयर मिंग ने क्रोधित होकर दहाड़ लगाई। उसके शरीर की मांसपेशियां फूल गईं। उसने पूरी ताकत से वाइन्स को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में डर भर गया। एवोल्यूशन के बाद ब्लू सिल्वर वाइन्स की मजबूती कई गुना बढ़ चुकी थी। वह उन्हें तोड़ ही नहीं पा रहा था। वाइन्स के कांटे उसकी चमड़ी में धंस गए। उसकी सोल पावर और फिजिकल स्ट्रेंथ तेजी से बाहर निकलने लगी। स्टारडू फॉरेस्ट का एक शासक माने जाने वाला टाइटन जायंट एप अब एक ब्लू सिल्वर ग्रास के सामने असहाय हो चुका था। एयर मिंग के दिल में पहली बार वास्तविक भय पैदा हुआ। ब्लू लिंकांग की ब्लड लाइन भले ही शुरुआत में एक साधारण ब्लू सिल्वर ग्रास की थी, लेकिन उसकी अत्यधिक कल्टीवेशन ने उसे एक ऐसा मॉन्स्टर बना दिया था जो सामान्य तर्क से परे था। शायद किसी पुराने फियस बीस्ट से लड़ना अभी भी कठिन होता, लेकिन एयर मिंग जैसा सोल बीस्ट जो अभी फियस बीस्ट रैंक तक नहीं पहुंचा था, उसके सामने टिक ही नहीं सकता था। तभी अचानक एक गहरी आवाज गूंजी, क्या आप मेरे छोटे भाई की जान बख्श सकते हैं? एक विशाल बैल का सिर धीरे धीरे हवा में दिखाई दिया। एजर बुल पाइथन डामिंग आखिरकार सामने आ गया। ब्लू लिंकांग हल्का सा मुस्कुराया। तुम काफी देर से यह सब देख रहे थे, आखिर अब सामने आने का फैसला किया। वह जानता था कि उसकी और एयर मिंग की लड़ाई आधे घंटे से अधिक समय तक चली थी। डामिंग जैसा शक्तिशाली सोल बीस्ट इसे महसूस किए बिना नहीं रह सकता था। इसका मतलब था कि वह शुरू से ही छिपकर सब देख रहा था। डामिंग थोड़ा असहज हो गया। उसने सम्मान से सिर झुकाया। ये हमारी गलती थी। हम सिर्फ जिज्ञासा के कारण यहां आ गए। हमारा आपको नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। ब्लू लिंकांग हंस पड़ा। अगर मेरा सच में तुम्हें नुकसान पहुंचाने का इरादा होता, बजाय सीधे 2000 ईयर हेवनली ट्रिब्यूलेशन को बुला लेता। ये सुनकर डामिंग और अर्मिंग दोनों के शरीर में ठंडक दौड़ गई। वे जानते थे कि 2000 ईयर हेवनली ट्रिब्यूलेशन कितनी भयानक होती है। डामिंग के शरीर में ट्रू ड्रैगन ब्लड लाइन की थोड़ी शक्ति जरूर थी, लेकिन वह भी ऐसी ट्रिब्यूलेशन का सामना नहीं कर सकता था। अगर हेवनली थंडर उन पर गिरती तो परिणाम लगभग निश्चित मृत्यु होता। डामिंग ने तुरंत अपना रवैया और विनम्र कर लिया। ब्लू सिल्वर एम्पेरर, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने दया दिखाई। क्या हम आपका नाम जान सकते हैं? ब्लू लिंकांग ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मेरा नाम ब्लू लिंकांग है। इसके बाद उसकी आवाज में सम्राट जैसी कठोरता आ गई। आज से इस क्षेत्र में मेरे नियम चलेंगे। डामिंग और अर्मिंग ने तुरंत सिर झुका दिया। उनमें विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। जैसी आपकी आज्ञा। दोनों सोल बीस्ट ओवरलॉर्ड्स को पूरी तरह झुकते देखकर ब्लू लिंकांग ने संतोष से सिर हिलाया। अब जा सकते हो। दोनों तुरंत मुड़े और वहां से चले गए। उनके दिलों में ब्लू लिंकांग के लिए गहरी आशंका और भय था। वे जानते थे कि अगर दोनों मिलकर पूरी ताकत से लड़ते तो शायद वे 2000 ईयर ब्लू लिंकांग का मुकाबला कर सकते थे, लेकिन वे यह जोखिम नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि किसी ने कभी ऐसा सोल बीस्ट नहीं देखा था जो बिना किसी चेतावनी के लाखों साल की कल्टीवेशन पार कर ले। कौन जानता था कि लड़ाई के दौरान वह और भी शक्तिशाली ना हो जाए। सबसे बड़ा खतरा उसकी आने वाली 2000 ईयर हेवनली ट्रिब्यूलेशन थी। अगर युद्ध के बीच ट्रिब्यूलेशन शुरू हो जाती तो वे भी हेवनली थंडर की चपेट में आ जाते और तब उनका अंत निश्चित था। लाइफ लेक लौटने के बाद ही दोनों ने राहत की सांस ली। डामिंग ने गुस्से से अर्मिंग की ओर देखा। तुम बहुत जल्दबाज हो। कभी भी किसी प्रतिद्वंद्वी को उसकी ब्लड लाइन देखकर कमजोर मत समझो, चाहे वह ब्लू सिल्वर ग्रास ही क्यों ना हो। अगर वह सही स्तर तक पहुंच जाए तो उसकी शक्ति आसमान छू सकती है। इस बार तुम सच मूछ लोहे की दीवार से टकरा गए थे। अगर मैं समय पर नहीं आता तो आज तुम्हारी हालत बहुत बुरी होती। एयर मिंग ने सिर झुका लिया। उसके चेहरे पर शर्म और डर दोनों थे। मैंने कभी नहीं सोचा था
कि एक ब्लू सिल्वर ग्रास इतनी भयानक और अजीब शक्ति रख सकती है। उसकी सोल पावर अब्जॉर्प्शन एबिलिटी तो समझ से परे है। डामिंग का चेहरा गंभीर हो गया। उसे महसूस हो रहा था कि स्टार डव फॉरेस्ट में अब एक ऐसा अस्तित्व जन्म ले चुका है जो भविष्य में पूरे सोल बीस्ट वर्ल्ड का संतुलन बदल सकता है। स्टार डव फॉरेस्ट में जन्मे इस रहस्यमयी और बेहद शक्तिशाली प्लांट टाइप सोल बीस्ट की सच्चाई पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था। ब्लू सिल्वर एंसेस्टर लैंड के भीतर ओल्ड ब्लू सिल्वर किंग पूरी तरह स्तब्ध खड़ा था। उसके मन में ऐसा तूफान चल रहा था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। उसने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे ब्लू लिंकांग ने अकेले दम पर स्टार डव फॉरेस्ट के दो महान शासकों डामिंग और अर्मिंग को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ब्लू सिल्वर ग्रास क्लैन जैसी साधारण समझी जाने वाली जाति से इतना भयावह और अद्वितीय सम्राट जन्म ले सकता है। जब ओल्ड ब्लू सिल्वर किंग अभी भी अपने विचारों में डूबा हुआ था, तब ब्लू लिंकांग ने अपनी ऑरा समेट ली और धीरे धीरे उसके सामने उतर आया। मैं कुछ समय के लिए एंसेस्टर लैंड छोड़कर बाहर जा रहा हूं, ब्लू लिंकांग ने शांत स्वर में कहा। जाने से पहले मैं यहां पर्याप्त सुरक्षा ऊर्जा छोड़ जाऊंगा और एक शक्तिशाली बैरियर भी स्थापित करूंगा। चाहे कोई 100,000 ईयर सोल बीस्ट भी हमला करे, वह आसानी से इस स्थान को नहीं तोड़ पाएगा। सुरक्षा संबंधी सभी निर्देश देने के बाद ब्लू लिंकांग ने ओल्ड ब्लू सिल्वर किंग की ओर देखा और पूछा, तुम हजारों वर्षों से जीवित हो, क्या तुम्हारा कोई नाम है? ओल्ड ब्लू सिल्वर किंग ने तुरंत सिर झुका दिया। महाराज, मैंने अपना अधिकांश जीवन अज्ञान और साधना में बिताया है। मेरा कभी कोई नाम नहीं रहा। ब्लू लिंकांग कुछ क्षण सोचता रहा, फिर उसने कहा, बिना नाम के बहुत असुविधा होती है। आज से मैं तुम्हें एक नाम देता हूं। उसकी नजर उस बूढ़ी ब्लू सिल्वर ग्रास पर पड़ी जिसने अनगिनत वर्षों का समय देखा था। आज से तुम्हारा नाम ब्लू सेन होगा। सोल बीस्ट वर्ल्ड में किसी एम्परर द्वारा नाम दिया जाना सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। ब्लू सेन की पूरी देह खुशी से कांप उठी। उसने तुरंत सिर झुकाकर धन्यवाद दिया। कुछ देर बाद उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, महाराज, आप कब लौटेंगे? एंसेस्टर लैंड को आपकी आवश्यकता है। ब्लू लिंकांग ने दूर क्षितिज की ओर देखा। उसकी आंखों में गहराई थी। मुझे नहीं पता, शायद कुछ महीनों में लौटूं, शायद 1 या 2 साल लग जाए। मैं अपनी शक्ति बढ़ाने का अवसर खोजने जा रहा हूं। मेरी वर्तमान ताकत आने वाली 200,000 ईयर हेवनली ट्रिब्यूलेशन का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फिर उसकी आवाज और गंभीर हो गई। इसके अलावा मुझे पिछले ब्लू सिल्वर एम्परर आह्यन को भी ढूंढना है। वो अभी दुनिया के बारे में बहुत कम जानती है। अगर वो अकेले बाहर घूमती रही तो कभी भी खतरे में पड़ सकती है। ब्लू सेन ने लंबी सांस ली। अगर ब्लड लाइन की सीमा और हेवनली ट्रिब्यूलेशन का भय न होता तो कोई भी अपनी वर्षों की कल्टिवेशन छोड़कर ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन जैसा खतरनाक रास्ता नहीं चुनता। ब्लू लिंकांग ने सिर्फ सिर हिलाया। फिर वो और कुछ बोले बिना ब्लू गोल्ड लाइट में बदल गया और स्टार डव फॉरेस्ट से बाहर निकल गया। पूरे महाद्वीप में फैली ब्लू सिल्वर ग्रास के नेटवर्क की सहायता से उसने अपनी अगली मंजिल का स्थान निर्धारित कर लिया था। सनसेट फॉरेस्ट का रहस्यमयी आइस एंड फायर यिन यांग वेल। उसका पहला लक्ष्य आह्यन नहीं थी। ब्लू सिल्वर डोमेन के माध्यम से वो पहले ही जान चुका था कि आह्यन फिलहाल टैंग हाओ और टैंग श्याओ के साथ सुरक्षित यात्रा कर रही है, इसलिए उसे तत्काल कोई खतरा नहीं था। ब्लू लिंकांग के मन में इस समय केवल एक चिंता थी, आने वाली 200,000 ईयर हेवनली ट्रिब्यूलेशन। सामान्य 100,000 ईयर ट्रिब्यूलेशन के बाद लगभग 1,000 साल का बफर पीरियड मिलता था, लेकिन 200,000 ईयर ट्रिब्यूलेशन अलग थी। वो कुछ ही महीनों में आ सकती थी और अधिकतम 1 साल के भीतर निश्चित रूप से उतरने वाली थी। उसके पास अभी भी 8 लाइव्स बची थी, लेकिन वो जानता था कि केवल पुनर्जीवन के भरोसे भविष्य की ट्रिब्यूलेशंस को पार नहीं किया जा सकता। जैसे जैसे कल्टिवेशन बढ़ेगी, हेवनली ट्रिब्यूलेशंस और भी भयावह होती जाएंगी। इसलिए उसे अपनी ब्लड लाइन को मूल स्तर पर मजबूत करना था। उसने अपने लिए 2 संभावित रास्ते तय किए। पहला, महाद्वीप की सबसे दुर्लभ इमॉर्टल हर्ब्स और हेवनली ट्रेजर्स को खोजकर अपनी ब्लड लाइन और ओरिजिन पावर को मजबूत करना। दूसरा, ऐसी शक्तिशाली ब्लड लाइन्स की तलाश करना जिन्हें वह भविष्य में कॉपी या इंटीग्रेट कर सके। सबसे अधिक उसकी नजर लाइफ लेक की गहराई में सो रही सिल्वर ड्रैगन किंग ब्लड लाइन पर थी। सिल्वर ड्रैगन किंग क्रिएशन अथॉरिटी और लाइफ ओरिजिन की स्वामिनी थी।
उसकी ब्लड लाइन ब्लू सिल्वर एम्पेरर के साथ अद्भुत सामंजस्य रखती थी। ब्लू लिंकैन अच्छी तरह जानता था कि ब्लू सिल्वर एम्पेरर ब्लड लाइन की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी कमजोर शुरुआत है। यहां तक कि भविष्य में गॉड लेवल ब्लू सिल्वर एम्पेरर मार्शल सोल रखने वाले कई लोगों की शुरुआती टैलेंट भी बहुत ऊंची नहीं थी। लेकिन अगर ड्रैगन किंग ब्लड लाइन इसके साथ मिल जाए तो परिणाम बिल्कुल अलग हो सकता था। ठीक वैसे ही जैसे भविष्य में लैंड श्वानी की शक्ति ने दुनिया को चौंका दिया था। अगर वह सीधे ब्लड लाइन कॉपी एबिलिटी हासिल नहीं भी कर पाया तो उसकी डिवोरिंग टैलेंट एवोल्यूशन के साथ शायद स्वयं ऐसी क्षमता विकसित कर सकती थी। रात धीरे धीरे गहराने लगी। खुले मैदान में एक कैंप फायर जल रही थी। उसकी गर्म रोशनी अंधेरे और ठंड को दूर कर रही थी। कैंप फायर के पास आहियन, टैंग हाओ और टैंग शाओ बैठे बातचीत कर रहे थे। उनके दोनों ओर 2 टेंट लगे हुए थे। पिछले 5 वर्षों से वे साथ मिलकर महाद्वीप की यात्रा कर रहे थे। 35 वर्षीय टैंग हाओ अब एक शक्तिशाली सोल डुलुओ बन चुका था, जबकि टैंग शाओ भी एक अनुभवी हाई लेवल सोल डुलुओ था। कई वर्ष पहले स्टार डू फॉरेस्ट में टैंग हाओ के लिए 8वां सोल रिंग प्राप्त करने के दौरान उनकी मुलाकात आहियन से हुई थी। उसकी सरलता और पवित्रता ने दोनों भाइयों को प्रभावित किया था और उन्होंने उसे साथ यात्रा करने का निमंत्रण दिया था। तभी अचानक आहियन के चेहरे का रंग बदल गया। उसके दिल में एक अजीब झटका लगा। उसे महसूस हुआ कि ब्लू सिल्वर क्लैन पर उसका जन्मजात एब्सोल्यूट कंट्रोल किसी अज्ञात और अत्यंत शक्तिशाली अस्तित्व द्वारा जबरदस्ती छीन लिया गया है। एब्सोल्यूट कंट्रोल किसी अज्ञात और अत्यंत शक्तिशाली अस्तित्व द्वारा जबरदस्ती छीन लिया गया है। एंड पी ब्लू सिल्वर क्लैन में केवल आयिन और ब्लू सेन की कल्टीवेशन सबसे ऊंची थी। ब्लू सेन ने अभी तक 100,000 ईयर हेवनली ट्रिब्यूलेशन भी पार नहीं की थी, इसलिए उसके लिए आयिन की एम्परर अथॉरिटी को छीनना असंभव था। इसका केवल एक ही अर्थ था, क्लैन में कोई ऐसा अस्तित्व प्रकट हो चुका था जिसकी शक्ति आयिन से भी कहीं अधिक थी। ये सोचते ही आयिन का मन बेचैन हो उठा। उसने मन ही मन निश्चय किया कि मौका मिलते ही वह एंसेस्टर्स लैंड वापस जाएगी और इस रहस्य का पता लगाएगी। टैंग हाओ और टैंग शाओ ने उसके चेहरे का बदला हुआ भाव तुरंत नोटिस कर लिया। दोनों ने चिंता से पूछा, आयिन क्या हुआ? आयिन ने अपने मन की घबराहट दबा ली और मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, बस लगातार यात्रा की वजह से थोड़ा थक गई हो। उसने एंसेस्टर लैंड की बात किसी को नहीं बताई। कई दिनों की यात्रा के बाद ब्लू लिंकैंग आखिरकार सनसेट फॉरेस्ट के ऊपर पहुंच गया। पूरा जंगल घने पौधों और अनगिनत ब्लू सिल्वर ग्रास से भरा हुआ था। जैसे ही वो जमीन पर उतरा, उसने अपना ब्लू सिल्वर डोमेन फैला दिया। पूरे जंगल की ब्लू सिल्वर ग्रास एक साथ झूमने लगी। प्लांट्स रेजोनेंस की सहायता से उसने आइस एंड फायर यिन यांग वेल का सटीक स्थान खोज लिया। अगले ही क्षण उसका शरीर नीली रोशनी में बदल गया और वह सीधे उस छिपी हुई घाटी में पहुंच गया। घाटी के ऊपर मंडराते हुए उसने आसपास का निरीक्षण किया। हवा शुद्ध थी और कहीं भी जहरीली गैसों का नामो निशान नहीं था। ब्लू लिंकैंग तुरंत समझ गया कि इस समय डुगुबो ने अभी तक इस गुप्त स्थान की खोज नहीं की थी। भविष्य में डुगुबो जब अपनी पॉइजन बैकलैश से परेशान होकर 27वें रैंक पर फंस जाएगा, तभी संयोगवश उसे यह स्थान मिलेगा और वह यहां की सहायता से टाइटल डोलुओ बनेगा। लेकिन फिलहाल यह पूरा सीक्रेट राउंड पूरी तरह अनछुआ था। ब्लू लिंकैंग सीधे ज्वालामुखी जैसी घाटी के अंदर उतर गया। नीचे घना कोहरा फैला हुआ था। वातावरण दुर्लभ औषधियों की सुगंध से भरा था। चारों ओर रंग इरंगे इमॉर्टल हर्ब्स और स्पिरिचुअल प्लांट्स उगे हुए थे। उनमें से कुछ को वह पहचानता था, जबकि अधिकांश उसके लिए अनजान थे। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका उद्देश्य स्पष्ट था, अपनी ब्लड लाइन को और शक्तिशाली बनाना। वह धीरे धीरे आइस एंड फायर स्प्रिंग्स के पास पहुंचा और उसकी नजर 2 सबसे प्रसिद्ध इमॉर्टल हर्ब्स पर टिक गई, फायरी एप्रिकॉट डेलिकेट हर्ब और ऑक्टैगोनल मिस्टीरियस आइस ग्रास। उसे याद था कि मूल कहानी में टैन सैन ने इन्हें बेहद सावधानी से विशेष विधि के द्वारा ग्रहण किया था, लेकिन उसे उन तरीकों की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह एक 200,000 ईयर फियर्स बीस्ट था। उसे न किसी मानव उपकरण की जरूरत थी और न ही आइस तथा फायर एनर्जी को बैलेंस करने की।
उसके मन में विचार आया और तुरंत 2 ब्लू सिल्वर वाइन्स बाहर निकल आईं। उन्होंने दोनों इमॉर्टल हर्ब्स को कसकर जकड़ लिया। अगले ही पल अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक ठंड की शक्तियां एक साथ विस्फोटित हो उठी। वे उसकी देह को नष्ट करने की कोशिश करने लगी। ब्लू लिंकांग ने ठंडे स्वर में कहा, बेकार प्रयास। उसकी 200,000 ईयर सोल पावर एक विशाल ब्लू गोल्ड बैरियर में बदल गई और आइस फायर एनर्जी को पूरी तरह दबा दिया। फिर उसने ब्लू सिल्वर एम्पेरर की डिवॉरिंग एबिलिटी को सक्रिय कर दिया। भारी कल्टीवेशन प्रेशर के नीचे दोनों इमॉर्टल हर्ब्स की शुद्ध औषधीय शक्ति जबरदस्ती खींच ली गई और उसके शरीर में समाने लगी। 3 दिन बाद ब्लू लिंकांग ने अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर संतुष्टि थी। उसने हाथ उठाया और एक ब्लू सिल्वर ग्रास प्रकट की। पहले जहां उसकी पत्तियों पर केवल ब्लू गोल्ड एम्परर पैटर्न्स थे, अब वहां फायर रेड और आइस ब्लू की 2 नई रेखाएं भी दिखाई दे रही थी। दोनों इमॉर्टल हर्ब्स को पूरी तरह एब्जॉर्ब करने के बाद उसने एक्सट्रीम आइस रेजिस्टेंस, एक्सट्रीम फायर रेजिस्टेंस और 100 पॉइजन्स इम्यूनिटी प्राप्त कर ली थी। मानव सोल मास्टर्स की तुलना में उसकी एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी कई गुना अधिक थी, लेकिन वह जानता था कि केवल 2 इमॉर्टल हर्ब्स के सहारे 200,000 ईयर हेवनली ट्रिब्यूलेशन को पार करना अभी भी कठिन था। इसलिए उसने अपनी फियर्स बीस्ट लेवल स्पिरिचुअल सेंस का उपयोग करके पूरे वैली की जांच की। उसने उन दुर्गाव 7 हाथ में कहा हर्ब्स को चुना जिनमें विशाल लाइफ ओरिजिन और स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद थी। उसे याद था कि 10,000 डीमन किंग ने केवल एक टॉप टियर स्पिरिचुअल हर्ब की सहायता से प्लांट टाइप फियर्स बीस्ट रैंक प्राप्त किया था और 5,000 ईयर हेवनली ट्रिब्यूलेशन पार कर ली थी। अगर वह कई शीर्ष इमॉर्टल हर्ब्स को लगातार एब्जॉर्ब करे तो उसकी नींव कहीं अधिक मजबूत हो सकती थी। अगले पूरे 1 महीने तक ब्लू लिंकांग आइस एंड फायर यिन यांग वेल में ही रुका रहा। उसने कई दुर्लभ इमॉर्टल हर्ब्स को एब्जॉर्ब किया। उनमें सबसे महत्वपूर्ण था लुकिंग थ्रू ऑटम वाटर ड्यू। इस हर्ब ने उसकी स्पिरिचुअल पावर को जबरदस्त रूप से बढ़ा दिया। अब उसे विशेष सोल स्किल्स की आवश्यकता नहीं थी। वह केवल अपने विचारों से ब्लू सिल्वर ग्रास को नियंत्रित करके अनगिनत सेल्फ क्रिएटेड अटैक और डिफेंस टेक्निक्स बना सकता था। दूसरी ओर लाइफ टाइप इमॉर्टल हर्ब्स ने उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ, वाइन टफनेस और लाइफ फोर्स को भी कई गुना बढ़ा दिया। जब सारी तैयारी पूरी हो गई तब ब्लू लिंकांग ने आगे बढ़ने का फैसला किया। वह मेडिटेशन के माध्यम से कल्टीवेशन नहीं कर सकता था, इसलिए आइस एंड फायर यिन यांग वेल का कल्टीवेशन बूस्ट उसके लिए व्यर्थ था। उसकी डीमन कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी उससे कहीं अधिक शक्तिशाली थी। एक जोरदार विस्फोट के साथ वह आसमान में उड़ गया। घाटी से बाहर निकलने के बाद उसने पूरे क्षेत्र की ब्लू सिल्वर ग्रास को नियंत्रित किया। हजारों ब्लू गोल्ड वाइन्स आपस में जुड़ गईं और एक विशाल अभेद्य बैरियर में बदल गईं। आइस एंड फायर यिन यांग वेल का प्रवेश द्वार पूरी तरह सील हो गया। अब यह सीक्रेट रेल्म पूरी तरह उसका था। सामान्य परिस्थितियों में केवल टाइटल डूलो लेवल का विशेषज्ञ ही इस बैरियर को तोड़ सकता था। उसने बैरियर पर अपनी स्पिरिचुअल मार्क भी छोड़ दी। अगर कोई इसे तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसे तुरंत पता चल जाएगा। सीक्रेट रेल्म की व्यवस्था करने के बाद ब्लू लिंकांग को अचानक अपना गोल्डन एग याद आया। सामान्य परिस्थितियों में उसे हैच होने में 11 साल लगने थे, लेकिन हर टाइटल डूलो या 100,000 ईयर सोल बीस्ट के मरने पर हैच टाइम 1 साल कम हो जाता था। उसे पहले से पता था कि स्पिरिट हॉल काफी समय से आह यिन पर नजर रखे हुए है। वे केवल क्लियर स्काई क्लैन के डर से अभी तक कार्रवाई नहीं कर रहे थे। ब्लू लिंकांग की आंखों में एक रहस्यमयी चमक उभर आई। वह बिना कारण किसी सोल बीस्ट को मारना नहीं चाहता था, ना ही उसे साधारण मनुष्यों की हत्या में कोई रुचि थी। लेकिन स्पिरिट हॉल के सोल मास्टर्स स्वयं सोल बीस्ट्स के सोल रिंग्स और सोल बोन्स के लालच में थे। अगर वे खुद शिकार बनकर उसके सामने आए तो यह बिल्कुल अलग बात थी। उसके मन में एक योजना आकार लेने लगी। वह आह यिन को चारे की तरह इस्तेमाल करके स्पिरिट हॉल और यहां तक कि क्लियर स्काई क्लैन के टाइटल डूलोस को भी बाहर निकाल सकता था। इस तरह गोल्डन एग की हैचिंग टाइम तेजी से घट सकती थी। योजना बनते ही ब्लू लिंकांग की आंखों में ठंडी चमक उभर आई। ब्लू लिंकांग ने अपनी गति और बढ़ा दी और तेजी से आह यिन की दिशा में बढ़ने लगा। उसी समय टैंग हाओ
टैंग शाओ और आहियन बालक किंगडम की सीमा पर स्थित एक पुराने पर्वतीय मार्ग से गुजर रहे थे। बालक किंगडम का क्षेत्रफल भले बड़ा नहीं था, लेकिन वहां की युद्ध संस्कृति और मार्शल स्पिरिट ट्रेनिंग का वातावरण बेहद प्रसिद्ध था। इसलिए यह सोल मास्टर्स के लिए एक आदर्श ट्रेनिंग ग्राउंड माना जाता था। पिछले 1 महीने से आहियन का मन लगातार एंसेस्टर लैंड की ओर लगा हुआ था। उसके मन में बेचैनी बनी हुई थी। अपने सूक्ष्म प्रभाव और ब्लू सिल्वर क्लैन की ब्लड लाइन कनेक्शन के माध्यम से ब्लू लिंकैंग ने अनजाने में उनकी यात्रा की दिशा को प्रभावित किया था। अब वे स्टारडाउ फॉरेस्ट से केवल 2 दिन की दूरी पर थे। आगे चल रहे टैंग हाओ और टैंग शाओ यात्रा के दौरान मिले अनुभवों पर चर्चा कर रहे थे। तभी अचानक बिना किसी चेतावनी के एक लंबी और आकर्षक आकृति आसमान में प्रकट हुई। वह सीधे उन तीनों के रास्ते के बीच आकर रुक गई। वह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि ब्लू लिंकांग था। वह हवा में लगभग 3 मीटर ऊपर खड़ा था। उसके लंबे ब्लू गोल्ड बाल हवा में लहरा रहे थे। उसका चेहरा बेहद आकर्षक और शांत था। सोल पावर से निर्मित शाही वस्त्र उसके शरीर पर लहरा रहे थे। उसके आसपास एक अदृश्य लेकिन अत्यंत प्रभावशाली एम्परर ऑरा फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई जन्मजात शासक उनके सामने खड़ा हो। टैंग हाओ और टैंग शाओ के चेहरे तुरंत बदल गए। दोनों के मन में सतर्कता की घंटियां बज उठी। वे दोनों अनुभवी सोल डुलुओ थे। टैंग शाओ तो हाई रैंक सोल डुलुओ के स्तर तक पहुंच चुका था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि दोनों में से कोई भी सामने खड़े युवक की असली शक्ति का अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। टैंग हाओ ने सहज रूप से आहिन को अपने पीछे कर लिया। उसके शरीर में सोल पावर तेजी से घूमने लगी। उसकी आंखें ब्लू लिंकांग पर टिक गईं। टैंग शाओ भी तुरंत युद्ध मुद्रा में आ गया। वातावरण अचानक तनाव से भर गया। कुछ क्षणों तक दोनों पक्ष एक दूसरे को देखते रहे। फिर टैंग हाओ ने गंभीर स्वर में पूछा, आपका उद्देश्य क्या है और आप आखिर हैं कौन? आहियन ने अपना दाहिना हाथ अपने सीने पर रख लिया और ब्लू लिंकैंग को ध्यान से देखने लगी। उसके शरीर से निकल रही ऑरा उसे बेहद पाचाना लग रही थी। वो वही ब्लू सिल्वर एम्परर ऑरा थी जो केवल उनकी जाति के सर्वोच्च शासक के पास होती थी। साथ ही उसमें ब्लू सिल्वर एंसेस्टर लैंड की विशेष सुगंध भी थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि ब्लू लिंकैंग के सामने खड़े होते ही आहियन को एक हल्का सा दमन महसूस हो रहा था। और ये तब था जब ब्लू लिंकैंग ने अपनी शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा भी प्रदर्शित नहीं किया था। आहियन समझ चुकी थी कि उसके ब्लू सिल्वर एम्परर अथॉरिटी को छीनने वाला व्यक्ति शायद यही था। लेकिन उसके मन में नफरत नहीं थी। उसके भीतर केवल जिज्ञासा थी। वो जानना चाहती थी कि आखिर उसने हेवनली ट्रिब्यूलेशन को कैसे पार किया और वो यहां क्यों आया था। ब्लू लिंकैंग ने टैंग हाओ और टैंग शाओ की ओर देखा तक नहीं। उसकी नजर केवल आहियन पर टिकी रही। फिर उसने शांत स्वर में कहा, मेरे यहां आने का कारण तुम समझ चुकी होगी। अब मुझे अपना निर्णय बताओ। क्या तुम मेरे साथ फॉरेस्ट वापस चलोगी या फिर इन 2 इंसानों के साथ यूं ही भटकती रहोगी? अगर मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हारी मौजूदा समस्या का समाधान कर सकता हूं। आहियन का दिल जोर से धड़क उठा। उसने धीरे से सिर घुमाकर टैंग हाओ और टैंग शाओ को देखा। कुछ क्षणों तक वह चुप रही। फिर उसने गहरी सांस ली और अपना निर्णय सुना दिया। ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगी। उसकी आवाज कोमल थी, लेकिन उसमें दृढ़ता साफ झलक रही थी। आखिरकार उसे टैंग हाओ और टैंग शाओ के साथ यात्रा करते हुए 2 महीने भी पूरे नहीं हुए थे। इतनी कम अवधि में कोई गहरा भावनात्मक संबंध बनना संभव नहीं था। दूसरी ओर उसके सामने खड़ा यह नया ब्लू सिल्वर एम्परर एक ऐसा अस्तित्व था जिसने हेवनली ट्रिब्यूलेशन को पार कर लिया था। उसकी शक्ति की कल्पना करना भी मुश्किल था। अगर ब्लू सिल्वर क्लैन के पास ऐसा शक्तिशाली सम्राट मौजूद था तो पूरी जाति की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती थी। ऐसे में आहियन को मानव संसार में रहकर लगातार जोखिम उठाने की आवश्यकता नहीं थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि एक ट्रांसफॉर्म्ड सोल बीस्ट के रूप में अगर उसकी पहचान किसी टाइटल्ड डुलुओ के सामने खुल गई तो उसका अंत निश्चित होगा। भले ही उसके पास ब्लू सिल्वर डोमेन की सर्वोच्च क्षमता, जंगल की आग सब कुछ जला सकती है, लेकिन वसंत की हवा जीवन को फिर लौटा देती है, मौजूद थी।
जिससे वो मृत्यु के किनारे से लौट सकती थी, लेकिन उसकी कीमत भी बहुत बड़ी थी। उसे फिर से एक साधारण ब्लू सिल्वर ग्रास सीड बनकर हजारों वर्षों की साधना दोबारा शुरू करनी पड़ती। वो जीवित तो रहती, लेकिन उसकी सारी कल्टीवेशन शून्य हो जाती। टैंग हाओ यह सब सुनकर तुरंत सतर्क हो गया। उसकी नजरें ब्लू लिंकैंग पर जम गईं। उसके मन में एक बात बार बार गूंज रही थी, दो इंसान। ब्लू लिंकैंग ने बार बार उसे और टैंग शाओ को इंसान कहकर संबोधित किया था। यह सामान्य बात नहीं थी। टैंग हाओ के मन में एक अविश्वसनीय अनुमान उभरने लगा। बाहर से वो भले ही एक विशालकाय और सीधा साधा योद्धा दिखाई देता था, लेकिन उसकी समझ और निरीक्षण शक्ति बेहद तेज थी। दूसरी ओर टैंग शाओ अभी भी आह्यन के निर्णय पर अटका हुआ था। उसने अविश्वास से उसकी ओर देखा। तुम उसके साथ कैसे जा सकती हो? लेकिन वह अपनी